और ये पता ही था ये क्वेश्चन आना है। अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट था जेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इस क्वेश्चन को बताते हुए मुझे दुख हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूँ। इस रीज़न से नहीं, ये मुझे आता नहीं था। जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी पे नेक्स्ट ईयर क्या पता आ जाए, अभी तक आया नहीं है। तो आप ध्यान दें एनसीईआरटी की हर एक लाइन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन CO2 इज +4। और सेकंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, ये तो सबको पता है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। थर्ड है लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्काली मेटल। लिथियम जो है टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग नेचर भी डिक्रीज होता है। और ये तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है जो साइड स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी। और फोर्थ है अल्काली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। तो सबको ही पता रहता है अगर कोई अल्काली मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, जैसे सोडियम प्लस वाटर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो मेरा सेट था R4 जिसमें ऑप्शन नंबर 1 यही था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KnCO2 इज +4, जो मैंने देखते ही लगा दिया था कि यही इनकरेक्ट होगा। एज अ रीज़न मैंने सॉल्ड एग्जाम्पल सारे अच्छे से पढ़े थे। तो आपको सॉल्ड एग्जाम्पल का एनसीईआरटी का फोटो भी दिख रहा होगा जिसमें डायरेक्ट लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KnCO2 इज +1। तो एक बहुत सिंपल सवाल है क्योंकि डायरेक्ट सॉल्ड एग्जाम्पल से आया है। तो आइंदा से सॉल्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आप छोड़े ना, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के छोड़ दें, सॉल्ड एग्जाम्पल के बिल्कुल ना छोड़ें। क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट एनहेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पहला पार्टिकुलेट मैटर, बी ओजोन, सी हाइड्रोकार्बन और डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसमें लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो ये काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था और काफ़ी सिंपल था। जैसे एनसीईआरटी में आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑरेंज बॉक्सेस से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो लिखा है पार्टिकुलेट मैटर इन पॉल्यूटेड एयर कैटेलाइजेज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। और नीचे ही लिखा गया द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड बाय ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, बस ABCD के फॉर्म में पूछ लिया गया है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। और इसका मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि लिखा क्या गया है। ऐसे ये है चैप्टर, ऐसे एनवायरमेंटल पॉलीमर, आप सोचते हैं कि मैं इनको ऐसे ही पढ़ लूँ, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। जो लिखा है उनको समझे अच्छे से, क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, और एक एक पॉइंट को मेमोराइज करें क्योंकि आजकल एनसीईआरटी से कैसा भी क्वेश्चन बन रहा है। 22 के अंदर आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और थर्ड क्वेश्चन। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो कि एस ब्लॉक से आया है और यूजेस के बेसिस पे है। और काफ़ी कठिन भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि यूजेस से कभी क्वेश्चन नहीं आते। तो इसमें LI NA QH और CS सबके यूजेस पूछे हैं। और जिसने मान लो पढ़ा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से शायद वो भी कर सकता है क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल में ही आ जाता है। तो एक दो करके आप शायद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और गलत होने के चांस कम रहेंगे। जैसे कि ये आप मेरी एनसीईआरटी देख सकते हैं, मैंने पहले से इसमें की पॉइंट करके लिख दिया था कि क्वेश्चन आ सकता है यूजर से। साइड में देख सकते हैं एनसीईआरटी से का कहीं बाहर से नहीं है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और सी ब्लॉक से है। तो आप देख सकते हैं पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आया, इससे आया, क्वेश्चन हर एक चीज़ से आया है। तो क्वेश्चन लिखते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज डायमंड इज कोवलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक। तो ये स्टेटमेंट गलत है। डायमंड इज कोवलेंट ये तो सही है, लेकिन ग्रेफाइट इज आयनिक, ग्रेफाइट आयनिक नहीं होता। ग्रेफाइट भी कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है और एक्चुअली मॉलिक्यूलर कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप सॉलिड स्टेट में भी पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 12 का। अब सेकंड स्टेटमेंट है डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज। और ये सबको ही पता रहता है और एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लाइन भी लिखी गई है। और थर्ड स्टेटमेंट है, और ये सेकंड वाली करेक्ट है। थर्ड है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ओनली ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। और ये भी एनसीईआरटी के अंदर की डायरेक्ट लाइन। और फोर्थ स्टेटमेंट है डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क। और ये गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली डायमंड का 3D नेटवर्क होता है लेकिन ग्रेफाइट का 2D होता है। ग्रेफाइट का 2D होता है ये तो सही है, लेकिन डायमंड का 2D होता है ये गलत है। और डायमंड का 3D होता है जो एनसीईआरटी की लाइन है, और ग्रेफाइट का एक्चुअली लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो, तो अपना करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा स्टेटमेंट 2। तो ये एनसीईआरटी की एक्चुअली सारी लाइन्स ही लिखी हुई हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठकर आया है। इसमें पूछा है, बीच में इंटरमीडिएट पूछा है RMgX + CO2 ड्राई इथर की
बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा Y वो आपको बताना है और फाइनल प्रोडक्ट होगा RCOOH। तो एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक कॉमन क्वेश्चन हो गया जो हर साल आने के बिल्कुल पूरे चांस हैं। 2021 के पेपर में भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जो कि इटार रिएक्शन के बीच का था। तो उसमें भी एक इंटरमीडिएट पूछा गया था जो बीच में था, और उसी टाइप का क्वेश्चन अपन ये कह सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लगा था जो NCERT से डायरेक्ट है। साइड में आप देख सकते हैं जो NCERT में डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है। अगर आपको ढंग से देखना है इंटरमीडिएट, कोई हर रिएक्शन के इंटरमीडिएट नहीं देखना है, लेकिन कुछ रिएक्शन है और NCERT में तो बहुत वैसे ही कम रिएक्शन के इंटरमीडिएट बीच में गए, तो आप उनको याद करें तो काफ़ी सही रहेगा। जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर का है, और ये पता ही था ये क्वेश्चन आना है। अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट था। जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर सेकंड होगा, एनिलीन इसका आंसर होगा। क्योंकि अगर आप NCERT देखें साइड स्क्रीन पे तो NCERT में डायरेक्ट लिखा है जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स containing नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन इन द रिंग, एग्जाम्पल पेरिडीन। तो ये सिर्फ एनिलीन के लिए एप्लीकेबल होगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और डायरेक्ट NCERT की लाइन्स ही था, तो आप समझ सकते हैं NCERT की लाइन्स का कितना इम्पोर्टेंस है। और ऐसा नहीं है कि हर एक लाइन में ऐसा इम्पोर्टेंस है, आपको रीड करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा हाँ इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं बना। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप पहले ही बना देंगे। और इस क्वेश्चन को बताते हुए मुझे दुख हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया हूँ। इस रीज़न से नहीं, ये मुझे आता नहीं था, इस रीज़न से क्योंकि ये मैंने OMR में गलत बवाल भर दिया था, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत ही माना गया। उधर आता तो मुझे था। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। MgH2 GH4 B2H6 HF, किसी को भी पता होगा कि B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, HF आयनिक होता है। और ये NCERT के अंदर जो हाइड्रोजन चैप्टर है उसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखे रहे। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, अगर आएगा तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में और कुछ ज़्यादा है नहीं है देने को। और भी आगे आ सकता है, जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी पे नेक्स्ट ईयर क्या पता आ जाए, अभी तक आया नहीं है। तो आप ध्यान दें NCERT की हर एक लाइन पे। साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये किस पेज से आया है NCERT। P ब्लॉक के अंदर काफ़ी बड़ा चैप्टर है। कार्बन फैमिली पढ़ लिया, कार्बन फैमिली के सारे क्वेश्चन लगा लिए। बोरोन फैमिली पढ़ लिया, बोरोन फैमिली के सारे क्वेश्चन लगा लिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। लास्ट में बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि P ब्लॉक अपने आप में आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बराबर है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट में मैं आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है कि सबसे पहले आप क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनको घर पर आकर पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, उन नोट्स से पढ़ें। उसके बाद आप NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ें एकदम अच्छे से। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो काम आपको करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें NCERT की लाइन टू लाइन कवर रहे, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट, हर एक छोटे से छोटा यूजेस, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है जो आपके उस क्वेश्चन बैंक में कवर होने चाहिए और आप ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस कर चुके होंगे। क्योंकि आप थ्योरी कितनी भी बार बार पढ़ लें तो आप भूल ही जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तो शायद आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो क्वेश्चन लगाना इनऑर्गेनिक के लिए अच्छा है, और क्वेश्चन इस तरह से लगाएं कि आपने एक P ब्लॉक के अंदर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कार्बन फैमिली पढ़ लिया, कार्बन फैमिली के सारे क्वेश्चन लगा लिए। बोरोन फैमिली पढ़ लिया, बोरोन फैमिली के सारे क्वेश्चन लगा लिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। लास्ट में बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि P ब्लॉक अपने आप में आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बराबर है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं बताऊंगा। सबसे पहली टिप ये, अगर आप NCERT उतना नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसे मेरा मानना है आप पढ़ लें क्योंकि उतना कुछ जाएगा नहीं। और ज़्यादातर आप जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी रहनी चाहिए वो आपके क्लासरूम नोट से होनी चाहिए जो आपका टीचर पढ़ा रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन उठ के आ ही जाता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच के इंटेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। इनसे 2021 में भी क्वेश्चन आया था और इस साल भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्ट उठकर आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा पर आप उनको पहले से ही सॉल्व करके आए हैं। और लास्ट में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर बचते हैं, जैसे क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन के बाद केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर। इन क्वेश्चन का वेटेज 2017 के बाद काफ़ी बढ़ गया। पहले हुआ क्या करता था, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अब वो क्वेश्चन ट्रांसफ़र होकर इन थ्योरेटिकल चैप्टर्स पे आ गए। तो इन थ्योरेटिकल चैप्टर्स को अगर आप एज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रीट करेंगे तो आप अपने मार्क्स काफ़ी इंप्रूव कर लेंगे केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आना एकदम श्योर है। तो इन क्वेश्चन पे भी खासा ध्यान रखें। होता क्या है, बच्चे जनरली इनको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है अच्छा स्कोर लाने के लिए।